मुझे बोलो जी। कि ये स्टेटमेंट, अरे प्रदीप प्रदीप इतना हंसो मत, आगे भी मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं अभी बता रहा हूँ। अरे थोड़ा, इनको हमने जेल में भी रखा तो ये सुधरे नहीं है। हाँ ये पेड पत्रकार है, ये सैलरी पर स्पोक्स पर्सन बोल के लगे हैं बीजेपी पे। तो किशोर तिवारी जी, तमीज से बात करो। इसी वक्त डिफेमेशन शूट कर दूंगा, जेल भेज दूंगा, जेल चले जाओगे इसी वक्त। हिम्मत मत करना, तमीज से बात करो। सत्ता से बाहर चले गए, आजीवन सत्ता के बाहर रहोगे। कहाँ कौन सा बम गिरेगा और कहाँ कौन सा विस्फोट होगा कोई कह नहीं। इतना सस्पेंस तो अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है इस वक्त लड़ाई में कि कहाँ बम गिरेगा, जितना इनने कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक उनका पालतू कुत्ता भी ढूंढने को नहीं मिलेगा, ये चीज आप लिख लेना मेरी बात। कुत्ता भी उनकी पार्टी का नहीं मिलेगा, इंसान और कार्यकर्ता को बात दूसरी। ये कुत्ता पालेंगे नहीं, मछली पालेंगे, बड़े सियाने हैं। जब कुत्ता नहीं मिले, कुत्ता क्यों पाले, उसमें पैसा खर्च करें। दुबे जी अब आप तो चाय पिए जा रहे हो, मैं समझ गया कि सदमा गहरा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी के डिबेट के साथ दो छोटी छोटी मजेदार धमाकेदार डिबेट वीडियो। आपको पता ही है दोस्तों, सोमवार को जो मानसून सत्र है लोकसभा राज्यसभा का वो शुरू होने वाला है और उसके साथ ही सरकार ने तैयारी कर ली है परिसमित बिल लाने की। तो दोस्तों इन्हीं पर केंद्रित है ये तीनों डिबेट। सच कहता हूँ दोस्तों, तीनों डिबेट देखकर आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा, खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट जो बहुत ही देखने में साधारण लगेगी, लेकिन आप जो देखने बैठोगे तो आपको आनंद भरपूर आ जाएगा, क्योंकि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कुछ खिंचाई ऐसी कर दी है इन विपक्षियों की। तो इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो तीनों पूरा देखिए। स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। किशोर तिवारी जी, ये प्रदीप भंडारी को हमने 2 दिन जेल में रखा था, उसके बाद भी वो सुधर नहीं रहा है। मैं अभी बताता हूं तुमको, मैं बताता हूं कि डिलिमिटेशन और सीटें बढ़ना ये समय की मांग है। ओके। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है, तो महाराष्ट्र में इन्होंने एनसीपी को भी अपने में समेट लिया है, ऐसी खबरें यहाँ चल रही है। और हमारे तो पूरे चले गए हैं ना उधर। हाँ अभी क्या है, संजय राउत अकेले ही है राज्यसभा में, लोकसभा में 2 लोग हैं। तो ये चीजें जो है कि डिलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और मैं भी चाहूंगा कि मेरी तो सारी उम्र ही एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रही है, तो डिलिमिटेशन हो जाएगा। तो मेरे लिए भी कुछ सीटें खुल सकती है। तो कोई प्रॉब्लम है कि हम विरोध के लिए विरोध ना करें। लेकिन प्रदीप, मतलब आप स्वागत कर रहे हैं ना, आप इस डिलिमिटेशन का स्वागत कर रहे हैं और आपने कहा कि यह समय की मांग है, होना चाहिए। तो कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि यह समय नहीं है डिलिमिटेशन का, उसकी आवश्यकता नहीं है? अरे जिनको लगता है उनके तमिलनाडु में उनका ही जनाधार चला गया। मुझे बोलो कि ये स्टेटमेंट, अरे प्रदीप इतना हंसो मत, आगे भी मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं अभी बता रहा हूँ। अरे थोड़ा इसको जरा चुप करो। तो बोल कहाँ रहे हो, तो मुस्कुरा रहे हैं जी, अपनी बात रखिए तिवारी जी। अरे मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने अबव 80 वाले लोगों को रिटायर करना चाहिए और ये मसूद वगैरह सभी के लोग जो सुबह सुबह बोलते हैं उनको भी हटाना चाहिए। समय की मांग है कि सीटें बढ़नी चाहिए। और विपक्ष के जो ऑब्जेक्शन है उसको बीजेपी ने कंसिडर करना चाहिए। पर मैं आज आपके शो पे शॉक्ड हो गया मैं प्रत्युष जी, क्योंकि यहाँ पे किशोर तिवारी कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को रिटायर कर देना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की बस की नहीं है कांग्रेस पार्टी। मतलब आपके शो पे आप देखिए कांग्रेस अलग थलग हो रही है। किशोर तिवारी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, एनसीपी शरद पवार की प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रही है। तो आज ये सब मानते हैं कि भले वो डिलिमिटेशन हो या कोई भी बिल हो, वो सबके सब इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के अंदर है और कांग्रेस के साथ कोई नहीं रहना चाहता है, भले वो राजनीतिक रूप से हो, भले वो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के रूप में हो। यही सच्चाई है। और आपको मैं डेटा दूंगा, ये मेरे पास आ गया डेटा। पिछली बार जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था तो आप देखिए हर स्टेट का, पिछली बार की बात कर रहा हूं, कर्नाटका 5%, आंध्रा 4%, तेलंगाना 3%, तमिलनाडु 7%, केरला 3.68%, जिसकी सीटें बढ़ रही थी जो पिछली बार इंट्रोडक्शन हुआ था। तो कांग्रेस को समझ में आ गया था कि उसकी राजनीति चलने वाली है। तो अब सब दल डाल चुके हैं कि कांग्रेस की मंशा इस देश को पीछे करने की है। तो भले वो एनसीपी शरद पवार हो, भले वो जाकर कोई भी दूसरी पार्टी हो, सबकी सब पार्टी ये मान रही है कि कांग्रेस से दूर रहो अगर अपना राजनीतिक भविष्य बचाना चाहते हो। इनको हमने जेल में भी रखा तो ये सुधरे नहीं है। ये पेड पत्रकार है, ये सैलरी पर
स्पोक्स पर्सन बोल के लगे हैं बीजेपी पे। तो राजेश जोशी जी, मैं तुम्हारी माफी मांगता हूँ। नहीं देखिए, पर्सनल अटैक नहीं प्लीज। किशोर तिवारी जी इस तरह के पर्सनल अटैक मत कीजिए। किशोर तिवारी जी, तमीज से बात करो। इसी वक्त डिफेमेशन शूट कर दूंगा, जेल भेज दूंगा, जेल चले जाओगे इसी वक्त। हिम्मत मत करना, तमीज से बात करो, समझे? सत्ता से बाहर चले गए, आजीवन सत्ता के बाहर रहोगे और जाके जेल के अंदर चले जाओगे डिफेमेशन शूट करा तो। बकवास मत करिएगा यहाँ पे बैठ के, समझे? तुम हो गए उम्र का तकाजा कर रहा हूं, इससे समझ रहे हो? तुम्हारे जैसे लोगों से उद्धव ठाकरे का हाल हो गया, तुम्हारे जैसे संजय राउत जैसे लोगों का। अपने 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 तमीज से बात करो। तुम्हारे परिवार के लोग होंगे कि जो करते थे प्रोफेशन पेड रूप से, समझे? अपने जाके परिवार में लोगों को बोलना, पैसा लेके दलाली करते थे। हिम्मत मत करना जब मैंने प्रोफेशन किया तो उस पर चैलेंज करने की। ऐसा डिफेमेशन शूट करूंगा तो करते रहोगे। सीपीएम के एक व्यक्ति ने गौतम दास से करने का प्रयास किया था, माफी मांगी थी। कभी भी ईमानदारी पे सवाल मत उठाना किसी की भी। तुमने करी होगी, पूरे खानदान तुम्हारे दलाली करी होगी, समझे? अरे तुम जाओ किशोर जाओ, तुम्हारे जैसे लोग ही उद्धव ठाकरे का बेड़ा गर्क कर चुके हैं। अच्छा बात नहीं है। लेकिन एक गाना और याद आ रहा है, पता नहीं क्यों गाने याद है, सावन का मौसम भी थोड़ा ऐसा ही होता है। तेरी 2 टकिया की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। नेता एमपी एमएलए अपने नेता से कह रहे हैं कि तुम्हारी 2 टके की पार्टी है, हमारा लाखों का सावन चला जा रहा है। हम अनंत अमित के यहाँ जाएंगे तो वहां कम से कम टिकुली बिंदी सब श्रृंगार साथ श्रृंगार होगा, झूला पड़ा होगा, है? या सूखे बैठे हैं मुंह सुखाए। अरे कहां तक व्रत रहेंगे भैया? आप सरकार में आ नहीं सकते, वो कहां तक शहीद हो जाए? अब तो सती प्रथा भी बंद हो गई कि साथ में कोई कूद जाए उसमें। आप अब मेरे ख्याल से बड़े तो बचे नहीं क्या? डीएमके है तो वो चिदम्बरम ने बता दिया कि डीएमके की सेटिंग हो गई है, बातचीत डन है। अब बड़े केवल आप ही बचे हो जिसकी दुकान में माल है। नहीं, बड़ा मुश्किल है, पहरेदारी करना है, जान लीजिए। अच्छे टूट गए दुबे जी। और भाजपा के पास तो कई मॉडल हैं, जरूरत नहीं कि वो आप प्रशांत अनंत अमित की पार्टी ज्वाइन करो। जैसे शेल कंपनी होती है ना, इनके पास शेल पार्टी भी रहती है। बोले ये वाली लो तुम, वो भाजपा छोड़ो, ये लो गुड्डू एंड पप्पू पार्टी, इसमें जाओ। बात कर ली मैंने। क्या? अच्छा बताओ, त्रिपुरा वाली पार्टी में जानता था कोई? अखिलेश जी जानते थे? नहीं। राहुल गांधी नाम नहीं सुना था? ये ले आए खोज के। वो पागल हो गए, उन्होंने कहा हमारे पास तो इतने सदस्य नहीं ससुर जितने एमपी आ गए हैं। लेकिन ठाकुर जी की लीला, परमात्मा की लीला, पंगु चढ़े गिरिवर गहना, जिसके पांव नहीं वो पहाड़ चढ़ जाए भगवान की कृपा से। तो दुबे जी मतलब कोई कुछ अंदर से कुछ खटका तो लगा ही होगा, नहीं? कि ऐसा ना हो ससुर कि आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो। अमिताभ बच्चन। दुबे जी देखिए मुफ्ती साहब जी, आज नैतिकता की बात करना अगर करोगे तो कोई बेईमानी होगा। टाइम वेस्ट करना है, प्रैक्टिकल बात करो, टाइम वेस्ट करना है। हाँ, तो कल भी राज साहब मेरे साथ एक चैनल पे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के साथ इनकी बहुत बहस हो गई थी, बहुत। नहीं, लेकिन राज साहब तो ये कह रहे हैं क्षेत्रीय दलों का चरित्र खराब है, वो कह तो रहे हैं। ना सुनिए तो जी। तो जब हमने कुछ बोला तो वो बड़ा ताली बजाए, लेकिन हम आगे क्या बोलने वाले थे वो उन्हें पता नहीं चला। और जब हमने बोला तो एकदम मेरे पे भी एकदम वो हो गए कि नहीं आप ये करिए वो करिए। तो हकीकत लेकिन ये है, आपको मानना पड़ेगा जो आपने बोला कि कहीं ना कहीं ये राजनीति उसी पैटर्न पे जा रही है जो इंदिरा गांधी की राजनीति थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उन्होंने भी सारा प्रयास किया, सब कुछ किया, और राजनीति को उन्होंने एक डंडे के तौर पे चलाया कि बंदर को मारा, बंदर वैसा ही काम करेगा जैसा वो डंडा चाहता था। लेकिन उसका भी बाप निकला कौन? भारतीय जनता पार्टी। जैसा आपने अभी बताया कि जेब में से निकालो फटाक से, इन्होंने ये जेब नहीं तो ये वाली जेब, इनने पैटर्न बदला। एक मिनट, आप तो बड़ी हंसी खुशी की बहस चल रही है, जो कुछ होना है वो तो फिर आगे होगा। और कई बार हाथ से, जरूरत से ज्यादा हाथ से गुजर जाए तो आदमी को संतोष आ जाता है, बोले अब क्या होगा, ज्यादा ज्यादा एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, पहले भी हो चुका। हमसे एक नेता कह रहे थे भाई साहब उत्तर प्रदेश में भी एक पार्टी है, सबको वहीं एडजस्ट करा देंगे। क्या वो कह रहे थे? उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है, सब ठीक है, वही एडजस्टमेंट हो जाएगा, अपनी ट्रेन में नहीं चढ़ाएंगे, बगल वाली पैसेंजर में ढाल देंगे सबको, बोले पहुंचो। दुबे जी ऐसा बता रहे हैं लोग। नहीं, हाँ तो वही तो चक्कर क्या है, मामला अब यहीं पे फंसता है कि जब तक अटल जी की बीजेपी थी तब तक उन्होंने निश्चित तौर पर संसद में भी कहा कि हम इसको चिमटे से भी उठाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने अपना चाल और चरित्र दोनों बदला
और कांग्रेस से भी ज्यादा घूंघट वाला चाल और चरित्र उन्होंने बदला, और उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में एक खलबलाहट है कि कहां कौन सा बम गिरेगा और कहां कौन सा विस्फोट होगा, कोई कह नहीं सकता। इसमें कोई दो राय नहीं। सस्पेंस तो अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं है इस वक्त लड़ाई में कि कहां बम गिरेगा, जितना इनने कर दिया। नहीं, वही मैं बता रहा हूं ना, तो वही मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं, जो आपने क्वेश्चन हमसे किया, मैं इतना जानता हूं कि आज की तारीख और जब तक मैं आपके साथ बैठा हूं, मेरी पार्टी में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि ये इस तरीके का कोई हथकंडा अपनाएंगे और मेरे यहाँ से कोई सरेंडर कर जाए। ये मैं दुबे जी 5 बजे तक की बात बोलता हूं। एक बात कहूं, इंदिरा गांधी बड़ी योग्य राजनेता थी, दबंग थी भाई, उनने तो कुछ शासन किया और फिर आप वाली बात डंडे से किया, ठीक बात है, मैं सहमत हूं। लेकिन सबको उनसे बड़े वाले मिलते हैं। इंदिरा गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी तो सरदार स्वर्ण सिंह आए, वो भी बड़े मंत्री थे उनकी सरकार में, तीसरे चौथे नंबर पर मंत्री थे। तो इंदिरा गांधी के बगल में बैठे, उन्होंने उधर बैठी, एक सीट छोड़कर बाबूजी की सीट है, जगजीवन राम जी की। और इंदिरा जी जब वहां आई थी तो ये बोल के आई थी, बाबूजी आइए शुरू करने जा रहे हैं, तो बोले बस हम पहुंच रहे हैं। क्या इतना होने के बाद वो आर.के. धवन आए पीछे, जैसे आपके आशीष है ना अगले जी के पीछे चलता है, वैसे आर.के. धवन थे। तो उन्हें एक पीटीआई का टेक दिया इंदिरा जी को, कहा जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ दी और आपको सौ गाली दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या बोलो, जय श्री राम। ये राजनीति है महाराज, आप कहां चक्कर में पड़े हो कि ये नहीं आएंगे कि वो नहीं आएंगे। ये मैं कह सकता हूं, कुछ ना कहो, आप ये कहो भैया हम क्या जाने कौन कहां क्या कर देगा, बोले हमारी क्या जिम्मेदारी है। ना ना ना, और फिर ये भाजपा जब मुकाबले में हो तब तो दावा ही ना करो दुबे जी, अपना भी दावा ना करो, पता नहीं कब मन मचल जाए। इनके पास तो 100 तरह के लड्डू हैं, बोले ये पसंद नहीं ये खाओ, अच्छा रसमलाई खाओ, चमचम है, चमचम नहीं गुलाब जामुन ले, काला जामुन ले, ससुर एक मुश्किल हो, ये छोड़ते नहीं आदमी को। नहीं, एक मिनट आनंद लो यार, कहां चक्कर पड़ रहे हो। तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मेरे साथ के आज बीजेपी जो मेरे साथ में थे, सपा में थे, वो बीजेपी में चले गए, मंत्री है, एमपी है, एमएलए भी है, लेकिन अपना ईमान उनके साथ था, है और रहेगा। अपने ने ये इसलिए इस चीज को तो हम कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। रहा दूसरे की ईमान की बात, तो ये देखिए मैंने पहले भी कहा कि आज के जमाने में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आज तक की स्थिति मैंने आपको बताई। आज तक की स्थिति समाजवादी पार्टी की अच्छी है, ठीक है, एकजुट है। अब आने वाले कल में क्या होगा ये भगवान भी शायद नहीं जानता, लेकिन एक चीज जरूर याद रखना अग्रोत्री साहब कि पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस तो सर्वाइव कर गई इतने सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक उनका पालतू कुत्ता भी ढूंढने को नहीं मिलेगा। ये चीज आप लिख लेना मेरी बात, कुत्ता भी उनकी पार्टी का नहीं मिलेगा। इंसान और कार्यकर्ता तो बात दूसरी। अब ये कुत्ता पालेंगे नहीं, मछली पालेंगे, बड़े सियाने हैं। जब कुत्ता ने मेरे कुत्ता क्यों पाले, उसमें पैसा खर्च करें। आनंद दुबे जी थोड़ा समझा करो, हमारी आपकी लड़ाई कमरे में अच्छी है। आज आप बोलते थे आपको पिछली डिबेट का क्या उल्लेख करना था यार, क्यों ये दो बैठे हुए हैं, एक छदम एक ओरिजिनल। इधर सुन लीजिए, तो आप इनको समझा करो भैया। मेरा इतना है गद्दा, ये तो इन्हें कहते गद्दा। बस मैं एक बात बता दूं, दिल की बात कहूं जी, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं उनकी कसम खाता हूं, मैं बहुत दुखी रहने लगा यार। एक एमपी गिर जाते हैं यार, लोग इज्जत के लिए मर्डर कर देती हैं, लोग इज्जत के लिए गर्दन काट के अपने दुश्मन की आने में ले जा लेते हैं। लो मेरी बहन को छेड़ा था यार, ये अपने अच्छा कैसे फेस होते होंगे। मेरा बेटा सुन रहा होगा, हम बता दें। अब देखिए राज भाई ने एक बार सवाल रखा, मैं उसका उत्तर दूं, फिर दुबे जी के पास जाऊंगा। उनका कैसे फेस करते हैं, उनके सबके पास फेस, नेता के पास 3-4 बयान रेडी रहते हैं मोबाइल में, नोटपैड में सेव, जब जैसा मौका आया वही बयान पढ़ना है। अब इस वक्त क्या है बयान सबके लिए, शब्द बदल लो लेकिन भाव ये रहेगा, एक जगह से सबको चला गया है सेंट्रल। क्षेत्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लोक कल्याण के भाव से ये निर्णय लिया है, बड़े भारी मन से छोड़ रहा हूं क्योंकि हमारी पार्टी में लोकतंत्र नहीं बचा। खत्म होगी बात, कौन किसको चेहरा नहीं दिखाएगा, सब चेहरा दिखाएंगे। और शाम को पार्टी में मिल जाओगे तो हाथ भी मिलाएंगे, कहीं क्या दिक्कत है। ना भैया, आप तो ऐसा बता दीजिए नेता को बहुत छुई मुई है और बड़ी उसकी चमड़ी वैसी है। अरे क्या कछुआ भी पानी मांगे नेता से, नेता को फर्क पड़ रहा है। दुबे जी अब आप तो चाय पिए जा रहे हो, मैं समझ गया कि सदमा गहरा है। के शर्मा,
क्या ये समाजवादी पार्टी से बातचीत हुई नहीं क्या अभी? ऐसा लग रहा है शरद पवार गुट से तो हो गई, वो तो समर्थन कर रहे हैं। भाटी जी अभी कंफ्यूज लग रहे हैं थोड़े से, क्लियर स्टैंड नहीं बता रहे कि हम सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे। इनसे बात नहीं हुई क्या आपकी अभी तक? असल मानक जी, समाजवादी पार्टी के 10 नेताओं के 10 तरह के बयान हैं। भाटी जी कुछ और बोल रहे हैं। वो मध्य प्रदेश का आंदोलन निपट गया, वो नरोत्तम मिश्रा के लोग सड़क पर पुलिस पर पथराव कर रहे थे। अरे भाई निपट गया, बीजेपी का झगड़ा नहीं। एक गालीबाज आदमी जो अरे गालीबाज के शर्मा, तुम हो बदतमीजी करते हो हमेशा, चैनलों पे धमक के जाते हो हमेशा, ऐसे गालीबाजों से मैं बहस करने और हमेशा धमक के जाते हो। कोई शो ऐसा नहीं होता जिसमें धमकाया ना जाए। मैं समझा दे रहा हूँ, इसीलिए मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, भाटी का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इसे लायक ही नहीं समझता। अरे तू इस लायक नहीं है, सार्वजनिक रूप से जाति धर्म को देता हो, ऐसे व्यक्ति से बहस करने लायक नहीं है। अरे मैं एक सेकंड, मानक जी मुझे सेपरेट आप प्रश्न कीजिए, मैं जवाब दूंगा। वो बोल रहे हैं उनको, मैं जवाब दूंगा। इस बदतमीज आदमी से मुझे बात सम्मान करूंगा ना, मैं इसकी बदतमीजी जवाब करेगा तो बदतमीज सुनेगा, क्योंकि ये गाली अपनी जात समाज को गाली बकता है आदमी। अरे तू सबको गाली बकता है, तू हर शो में धमकता है। एक सेकंड, इसको हर शो में धमकाया। एक सेकंड, The बेशर्मी की हद। This is not called democracy. Called democracy. तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तीनों धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों खासकर किशोर तिवारी जी की बारे में बात करूँ तो दोस्तों वो बीजेपी प्रवक्ता को बुरा भी कहते हैं तो मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों उम्र दराज हो गए, बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, वो क्या बोलते क्या नहीं बोलते उनकी बातें कोई समझ में आती नहीं है। लेकिन वो शहजाद पुनावाला को बहुत चाहते हैं, इसलिए इसकी वजह से मैं भी उनको पसंद करता हूँ, भले वो किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता को गाली दे रहे हो। जैसे डिबेट में प्रदीप भंडारी को उन्होंने अच्छे से ले लिया अपने गाले में, तो कोई बात नहीं, फिर भी मुझे किशोर तिवारी जी पसंद है। बाकी रहे अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट के बाद दोस्तों आप तो देख ही लिए कितने मजेदार तरीके से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने हंसा की लोट पर कर दिया इन दोनों को। और बाकी तीसरी डिबेट की तो दोस्तों एक छोटी सी 1-1.5 मिनट की थी, क्यों हुआ क्या हुआ कुछ जानने की जरूरत नहीं, डिबेट ऐसी ही चल रही थी और हो गई लपटा लपटी। उम्मीद करता हूँ ये तीनों धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना पसंद करते हो तो फास्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते अवश्य जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।